हाँ जी, तो हमने हमने कल तक पढ़ा था शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बारे में, हाँ या ना, पढ़ा था हम लोगों ने। आज जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लॉन्ग रन में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारा फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में एग्जिस्ट करता है। वो भी क्यों? क्योंकि हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में कैसे होते हैं? वेरिएबल होते हैं। एक भी फैक्टर हमारा फिक्स नहीं होता। अगर एक भी फैक्टर फिक्स्ड होता है तो वो कौन सी रन बन जाती है? हमारी शॉर्ट रन बन जाती है। क्या शॉर्ट रन और लॉन्ग रन 1 ईयर के बेस पे बेस करती है? नहीं करती। वो किस पे बेस करती है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। क्लियर है सबको? अब हमने बताया था कि हमारे जो एलएसी है उसके दो फर्दर नाम है। क्या क्या? पहला प्लानिंग कर्व, दूसरा एनवेलप कर्व। पहला हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कर्व कैसा बनता है। एक लॉन्ग रन में, अगर हम एक लॉन्ग रन की बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल 2 इयर्स, मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने ये नहीं बोला कि लॉन्ग रन 2 इयर्स का होगा, ठीक है, बट लॉन्ग रन के केस में मैंने बोला मेरी लॉन्ग रन 2 इयर्स की है। क्लियर है? तो मेरी लॉन्ग रन के अंदर फर्दर छोटे छोटे शॉर्ट रन होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो वो जो शॉर्ट रन होंगे उनके अपने कर्व्स होंगे। क्लियर है? अब मैंने उस पूरे 2 साल के कर्व्स को, शॉर्ट रन के कर्व्स को मैंने यहाँ पे इलेबोरेट कर दिया। जो एक लाइन जाएगी कर्व के पॉइंट पे, एक लाइन जाएगी जिसको हम टेंजेंट बनाएंगे सारे शॉर्ट रन कर्व से। तुम्हें दिख रहा होगा एक एक पॉइंट से टेंजेंट है हमारी एलएसी वाली लाइन। क्लियर है? तो वो जो लाइन बनेगी जो आपके सारे शॉर्ट रन कर्व्स को डिस्क्राइब कर रही होगी, वो लाइन हमारी क्या होगी? एलएसी। क्लियर है या नहीं है सबको? अब इसको एनवेलप कर्व नाम क्यों है? क्यों? क्योंकि ये सारे शॉर्ट रन कर्व्स को अपने साथ अपने अंदर समेट के चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? एनवेलप कर्व। नेक्स्ट, प्लानिंग कर्व क्यों है? मैंने अभी बताया कि जो हमारा मिनिमम पॉइंट होता है ना एक एलएसी पे, जो एलएसी पे मिनिमम पॉइंट है, ये रहा मेरे फिगर में, ये है, तुम्हारे फिगर में कोई और पॉइंट आ रहा होगा मे बी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो इस पॉइंट से अगर मैं क्यू पे अपना एक लाइन ड्रॉ करूं सीधी, तो मुझे दिखेगा कि ये मेरी मिनिमम कॉस्ट है, हाँ या ना? तुम्हें खुद भी दिख रही होगी ये चीज। मैंने एलएसी को वहां पे डिस्क्राइब किया है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे लोएस्ट पॉइंट यही वाला दिख रहा होगा फिगर के अकॉर्डिंग, हाँ या ना? एक्टिवनेस नहीं है। तो उसके बाद अगर मैं देखूं कि अगर मैं अपने कर्व को इधर मूव करूं या मैं अपने कर्व को इधर की साइड मूव करूं, मैं एक पॉइंट ही मूव करूं, मैं एक आउटपुट पे ही क्यों ना मूव करूं, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, हाँ या ना? यहाँ पे मिनिमम है, बट यहाँ से यहाँ पे जाने पे मेरी कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है। मेरा यहाँ से यहाँ पे जाने पे भी क्या हो रही है? कॉस्ट बढ़ रही है। क्लियर है? यानी कि मेरा मिनिमम पॉइंट पे मेरी कॉस्ट क्या रहने वाली है? मिनिमम, सॉरी, जो लोएस्ट पॉइंट है उस पे मेरी कॉस्ट क्या रहने वाली है? मिनिमम रहने वाली है। इसीलिए इसको बोलते हैं प्लानिंग कर्व। क्यों? क्योंकि हमें ये जानने में हेल्प करता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे मेरी कॉस्ट क्या होने वाली है? मिनिमम होने वाली है। इस पॉइंट को लिख लो अपने रजिस्टर्स में कि क्यों है एनवेलप कर्व और क्यों है हमारा ये प्लानिंग कर्व। लिखो अपने आप फ्रेम करके एक सेंटेंस, हिंदी में ही लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, और ये एरोज भी जरूर बनाना। हाँ हाँ, कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम रहने वाली है? सब उसके अंदर समा रहे हैं ना। शेप कैसी है भाई? यू शेप्ड। अब अगर मैं कोई भी उसकी शेप पूछूं तो क्या याद रहेगी? क्योंकि अब हमारे सारे कर्व्स क्या हो गए हैं? कंप्लीट हो गए हैं। क्या याद रहेगी? चलूं आगे? बन गया सबका? लिख लिया सबने? जो हमारी जितने भी एसएसीज दिख रहे हैं ना, ये 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 इन्हें हम बोलते हैं क्या? ऑल एसएसीज। इन्हें हम बोलते हैं प्लांट कर्व्स। ये इसका नाम है, याद रहेगा। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स।
आगे चलो, जितने भी एसएसीज होते हैं ना उनको बोलते हैं हम प्लांट कर्व्स। एक मिनट, मांगते हो वो पूरी हो जाती है। हाँ हाँ, इट्स एंजल्स टाइम। हम्म, मजाक में बोल रही हूँ। हाँ, अब तुम ऐसा मांग लोगे कि कल मेरे घर पे मर्सिडीज आ जाए, तो वो तो होगा नहीं। ऑल्टो मांग लूंगा। हाँ, हे भगवान, आगे चलो, चलो आगे, आगे चलो। क्या हमारा जो एलएसी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है? अलार्म नहीं लगाए हुए, बट हाँ तुक्के में मेरा फोन ही उस टाइम खुलता है। देखो अब भी हुआ, मैं तेरे से पढ़ा, मेरा फोन नहीं खुला, और अब भी फोन क्यों खुला 11:11 पे? गॉड नो। क्या इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस करके चले जाना। क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। एलएसी क्या एसएसी को इंटरसेक्ट करेंगे? टेंजेंट होते हैं। फिर तो टाइप सर्कल पे जो होगा वो इंटरसेक्शन होगा। ये कर्व्स है, लाइंस नहीं है, ये सर्कल्स है। अगर कोई टच करके जाता है उसको टेंजेंट बोलते हैं, इंटरसेक्ट नहीं बोलते। टेंजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन होती है जो आपके कर्व को टच करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होती। वो एक लाइन होती है जो सिर्फ छू के चली जाती है, उसको हम इंटरसेक्शन कभी नहीं बोलते, वो टेंजेंट बोलते हैं। आप टेंजेंट वर्ड को इंटरसेक्शन के साथ सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेंजेंट वर्ड यूज होता है इन द केस ऑफ कर्व्स, बट इंटरसेक्शन वर्ड यूज होता है इन केस ऑफ लाइंस, और कर्व्स आर नॉट लाइंस। मैथमेटिकली इंटरसेक्शन इज द इंटरसेक्शन, मैंने बोला इंटरसेक्शन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो लाइंस के लिए यूज होता है, कर्व्स के लिए नहीं होता। मतलब अगर आप टू सर्कल्स बोल रहे हो, वो अगर पैरेलल है, पैरेलल का मतलब तो पैरेलल ही है, बट इंटरसेक्ट नहीं करेंगे वो। क्लियर है? मतलब अगर कोई लाइन छू के जा रही है उसको टेंजेंट बोला इसलिए, क्या उस नहीं तो फिर तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते थे ना, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होती, इट इज अ लाइन दैट टचेस द सर्कल एंड पासेस अवे। डेफिनेशन है ये टेंजेंट की। बट डियर मैं बोल रही हूँ कर्व्स के केस में आप इंटरसेक्शन वर्ड का कॉन्टेक्स्ट यूज नहीं करते, आप टैंजेंट वर्ड का कॉन्टेक्स्ट यूज करते हो। वर्ड को सब्स्टिट्यूट करना सीखो, मतलब नहीं। क्लियर है? आप अपना पॉइंट रख रहे हो, दैट्स ओके, वो बिल्कुल ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब वही होता है। बट इन केस ऑफ सर्कल्स एंड इन केस ऑफ कर्व्स आप सिर्फ और सिर्फ टैंजेंट वर्ड यूज करते हो अगर कोई लाइन छू के चली जाती है, वेराज अंदर से जाती है तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। नाम ही क्यों दिए हैं फिर? सर्कल के चैप्टर में बकायदा डेफिनेशंस पढ़ाई जाती है ना। कॉर्ड भी होती है, अच्छा सॉरी, कॉर्ड अंदर वाली होती है, क्लियर है, कॉर्ड अंदर वाली होती है, उसको सेकंड बोलते हैं, तो वो नाम ही इसलिए दिए गए हैं ना, क्योंकि वो नाम अलग से दिए गए, नहीं तो फिर वो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं बोल सकते थे। बताओ। बात वो है ही नहीं डियर। अगर आप सर्कल का चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन से क्यों नहीं पढ़ाते? वहां पे वहां टेंजेंट और सेकंड क्यों पढ़ाते हैं? मेरा क्वेश्चन सिंपल है। आपको सर्कल के चैप्टर में 10 डेफिनेशंस पढ़ाई जाती हैं, कॉर्ड, सेकंड, टेंजेंट, ये वो फलाना, रेडियस, डायमीटर, वो क्यों पढ़ाते हैं? वहां पे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बोल देते हैं ना फिर उसको, वो नाम ही नहीं दे रहे। तो यही तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे आप इंटरसेक्टिंग नहीं बोल सकते, वहां टेंजेंट ही बोलोगे। इंटरसेक्ट का मतलब यहाँ पे होता है कि ये सर्कल है और वो ऐसे जा रही है, उसको बोलेंगे इंटरसेक्ट कर रही है, बट यहाँ पे वो छू के पास हो रही है इसलिए उसको टेंजेंट बोला हुआ है हमने। आप सर्कल का चैप्टर घुसाओ ना यहाँ पे, आप मैथ्स की लाइंस वाला चैप्टर क्यों घुसा रहे हो? मैं तो ये कह रही हूँ बस। आप दिखाओ सर्कल्स में कहाँ पे इंटरसेक्ट लाइन यूज हुआ हुआ है।
टच करके और जाती है, इंटरसेक्ट करके जाती है, बट उसको इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं, इंटरसेक्ट नहीं बोलेंगे इस केस में। अब देखो मैं आर्ग्यू नहीं कर रही ज्यादा, बट तुम अगर करना है तो फिर तुम आईसीआई से आर्ग्यू करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी बुक में मेंशन किया हुआ है। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। नहीं, मैं भी अपना पॉइंट बस बता रही हूँ ना, कि अगर आपको इस पॉइंट पे अगर आर्ग्यूमेंट्स करनी है तो फिर आप आईसीआई से करो, क्योंकि फिर वो बुक में लिखी हुई है ना ये चीज। मैं खुद से तो अपने पास से फ्रेम करके नहीं पढ़ा रही। क्लियर है या नहीं है? और इससे कुछ भी नहीं होता, रिकॉर्डिंग खराब होती है। अगर आपको ऐसे डिस्कशंस करना है तो प्लीज रिकॉर्डिंग के बाद करा करो। क्लियर है सबको कि वो टेंजेंट होती है, हाँ या ना? क्या वो सारे ऐसे सीज पे टेंजेंट है? तुम्हें दिख रहा होगा कि किसी ना किसी पॉइंट पर है ही है, चाहे वो लोएस्ट हो चाहे वो हाईएस्ट हो एसएससी का, हाँ या ना? अब अगर मैं एक चीज बोलूं, एक छोटी सी चीज बताना, क्या हमारा जो एलएसी है वो सारे एसएसीज को मिनिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या टच कर रहा है, या फिर टेंजेंट है? सोच के बोलना, फिगर देखो, एनालाइज करो, फिर बोलो। सारे एसएससीज पे, मैंने बोला सारे एसएससीज पे, क्या वो एसएससी के मिनिमम पॉइंट पे उसको कर रहा है, टेंजेंट है? मतलब मैंने बोला ये जो एलएसी टच कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, क्या सारे एसएससी का मिनिमम पॉइंट है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये एसएससी है, इसका मिनिमम पॉइंट कायदे में ये नहीं बन रहा, बट टच कहाँ कर रहा है? इंटरसेक्ट कहाँ हुआ? ये पॉइंट अलग है। नया फिगर बनाते हैं। ये एसएससी है, एसएससी है, एसएससी है, एसएससी है। क्लियर है? कहीं ना कहीं ये मेरा एलएसी बन गया। क्लियर है इतना तो? अब बताओ, मेरा कहीं ना कहीं ये मिनिमम पॉइंट है, जो एलएसी का मिनिमम है। इस एसएसी का मिनिमम पॉइंट कौन सा है? ये कर्व में देखो ना। और इस एसएससी का मिनिमम पॉइंट क्या है? कहीं ना कहीं ये, इसका ये, क्या यहाँ एलएसी टच कर रहा है? कर रहा है? इतना सा क्वेश्चन था, पता नहीं कहाँ बुद्धि घूम रही है। ओ माय गॉड, इतना सस्ता दिमाग है तुम्हारा। LAC इज नॉट, नॉट को करना हाईलाइट, टेंजेंट, मिनिमम ऑफ ऑल SACs। बल्कि ऐसा बिना पॉजिटिव, टेंजेंट तो है टू ईच SAC, बट मिनिमम पे नहीं है। हो गया सबका? अब मुझे बहुत प्यार से बताना, लॉन्ग रन में एक्चुअल में हो क्या रहा है? मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स में हो क्या रहा है? हम एग्जामिन कर रहे हैं क्या, कि कौन से एसएसी पे कॉस्ट क्या है, कॉस्ट आर मिनिमम। और उसे क्या करेंगे हम? इस कॉस्ट से हम क्या करते हैं? टू प्रोड्यूस
प्रोड्यूस गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। अच्छा, एक चीज और, ये जो यू शेप्ड होती है ना, इसके पीछे हमने पहले एक एजम्पशन लिखा था कि हमारी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। लिखा था या नहीं लिखा था? यानी कि इस केस में भी क्या होगा, एक मिनट दिशा, टेक्नोलॉजी क्या है, तभी ही यू शेप्ड है। एजम्पशन है, ये सारी ही एजम्पशन है एक तरीके से। हाँ, यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे यू शेप्ड किस वजह से हो रही है और वहां पे किस वजह से थी? वेरी गुड। चलू आगे। दिख रहा है? हाँ, यू शेप्ड वाई। पहले तो लिखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और उसे काटो, नहीं तो तुम लोग यही लिख कर आओगे पेपर में 100%। मार्क तो करोगे। किस लिए होगा? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, और लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल होता है, रिटर्न्स टू फैक्टर होता है। एक ही जने के आंसर आ रहे हैं बस। रिवीजन हुआ था घर जाके, नहीं हुआ था? तभी तो आंसर नहीं आ रहे। अच्छा, कॉस्ट और प्रोडक्शन इनवर्सली लिंक्ड होते हैं या पॉजिटिवली लिंक्ड होते हैं? इनवर्सली। कॉस्ट और प्रोडक्शन क्या होता है, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारे फैक्टर रिटर्न्स टू फैक्टर्स हमारे इनवर्सली रिलेटेड थे, ऐसे हमारे रिटर्न्स टू स्केल भी क्या होंगे, इनवर्सली रिलेटेड। अब तुम देखो, याद करके बताना, रिटर्न्स टू स्केल में 3 स्टेजेस बनती थी, कौन कौन सी? इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। वहां पे हमारा नेगेटिव नहीं होता था, क्यों नहीं होता था? वेरिएबल फैक्टर्स होते ही नहीं है, यही था रीजन। लॉन्ग रन में हमारे वेरिएबल, सॉरी, लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर्स नहीं होते, उल्टा बोल दिया। लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर्स नहीं होते, इसलिए हमारा क्या नहीं जाता, हमारा कर्व कभी भी नेगेटिव नहीं जाता। चलो, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्सली रिलेटेड होगा, तो तुम खुद सोच के बताना। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ जी। तो जब मेरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होगी, मैं आरटीएस लिख दूं, याद आ जाएगा, तो कैसी कॉस्ट दिखेगी? कॉस्ट क्या होंगी, तो क्या होंगी इनवर्सली रिलेटेड? बढ़ेगी। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल्स में कॉस्ट क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। वेयर एज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में, और अभी तो मैं दिख भी रही होंगी ये। इंक्रीजिंग आरटीएस कॉस्ट आर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आरटीएस कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। कांस्टेंट, हमने वहां पे भी नेगेटिव वाला पैरामीटर इग्नोर कर दिया था ना, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट वाला पैरामीटर इग्नोर कर दिया। कांस्टेंट में तुम्हें दिख भी रहा होगा, फिगर थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है बीच में, वो क्यों हो रहा है? इसी वजह से हो रहा है। आगे चलूं?
चलो एक एग्जाम क्वेश्चन है, इफ, अब हमने टेक्नोलॉजी क्या थी हमारी, कांस्टेंट, इफ टेक्नोलॉजी चेंजेस, shape of LAC is dash, नॉन यू शेप्ड, सब छोड़ो, नॉन यू शेप्ड, वेरी गुड, नॉन यू शेप्ड मतलब यू शेप्ड के अलावा और तो कुछ होगी होगी, यू शेप्ड तो नहीं है, क्लियर है, इसको हम बोलते हैं एल शेप्ड। लिख लो पहले इसको, एल शेप्ड क्यों होगी पहले भी ये समझते हैं। हमारा जो कर्व बनता है ना वो ऐसा बनता है अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है एलएसी का, क्लियर है, वो क्यों होता है, इस आउटपुट पे, ये आउटपुट पे हमारी कॉस्ट क्या थी, मिनिमम थी, कह सकते हैं कांस्टेंट, क्यों चल रही है अभी वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी कॉस्ट इतनी थी 100, कॉस्ट तो अभी यहाँ पे भी 100 ही चल रही है, यहाँ पे कहीं पे तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो कायदे से तुम्हारी कॉस्ट बढ़नी चाहिए थी अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती, हाँ या ना। अब टेक्नोलॉजी आ गई तब भी वो कह रहे हैं कि तुम इससे इतनी ज्यादा जो प्रोडक्शन कर पा रहे हो ना वो 100 रुपीज की कॉस्ट पर ही कर पा रहे हो, क्लियर है या नहीं है, नहीं समझ में आया, मैंने बोला इस आउटपुट पे तुम 100 रुपीज की कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहे थे, यानी कि आउटपुट था कम से कम तुम 10 यूनिट्स बना रहे थे, क्लियर हो गई बात, 10 यूनिट कितनी कॉस्ट बना रहे थे, 100 यूनिट्स की कॉस्ट, 100 रुपए की कॉस्ट पे। अब मैंने बोला तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, अगर टेक्नोलॉजी नहीं आती, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती, तो तुम्हारी कॉस्ट कहीं ना कहीं बढ़ती, क्यों, तुम्हारी मशीन ऑब्सोलीट करती, हाँ या ना। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आई, मशीन ऑब्सोलीट अब नहीं करेंगी, तुमने मशीन को चेंज कर, कुछ भी करा, तो उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, यानी कि तुम्हारी कॉस्ट क्या है, उतनी ही है, बट तुम्हारे आउटपुट क्या हो रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या चल रहा होता है, कांस्टेंट फेज चल रहा होता है। एल शेप्ड इज नॉट लाइक परफेक्टली एल शेप्ड, एल शेप में ऐसा ऐसे भी जाता है, ऐसे भी जाता है, वो पूरा हमारा एल शेप्ड ही रहता है, क्लियर है, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे क्यों नहीं जाना, यहाँ पे तो कॉस्ट हमारी कमी हो रही है ना, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है, इमेजिनरी चीज है, मैं फिर बोल रही हूँ, बस बुक्स में लिखी है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन तुम्हें लगता है कि एग्जिस्ट करती होंगी, हमारी कॉस्ट ऐसे तो जा सकती है बट ऐसे क्या आ सकती है, नहीं आ सकती ब्रो, यानी कि सेम कॉस्ट पे क्या मिल रहा है तुम्हें, ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब टेक्नोलॉजी तो यार कैसे भी, अगेन इसमें तुम्हें ये बनाने को नहीं आएगा, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, काट दो इसको, बना के फिर काटो, क्योंकि वो क्या पूछेगा एट द एंड, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा हमने ऐसा ही एक इमेजिनरी क्वेश्चन हमने डिमांड और सप्लाई में भी पढ़ा था, कि जो हमारा कर्व होता है वो एल शेप्ड होता है इन केस ऑफ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एल शेप्ड होता है, याद नहीं है किसी को, लिखवाए थे तो इमेजिनरी क्वेश्चंस लिखवाए थे, याद है, जो एक्चुअल में, और कल मैं स्कैनर, कल या परसों में स्कैनर गो थ्रू कर रही थी और उसमें वो क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा हुआ है कि एल शेप्ड कर्व कब होगा, कौन से गुड्स में होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होगा, ऐसे ही ये याद रखना है बस, इमेजिनरी क्वेश्चन, इमेजिनरी सिचुएशंस, उसमें भी क्या हमने कोई डायग्राम बनाया था, नहीं बनाया था, क्लियर है, चले आगे चले, एक जनरल, अगर मैं बात निकालूं इससे, जनरल अजम्पशन मेरी क्या बनती है, कि अगर मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा तो क्या होगा, कॉस्ट कम होगी, वेयर एज अगर मेरा डिक्रीजिंग आरटीएस होगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्लियर है या नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, क्वेश्चन है तुम्हें ही सॉल्व करना है, क्लियर है,
तुम्हें टीपी दे रखा है, हाँ जी। आओ कौन सॉल्व करेगा, और मुझे जानना है कि जो हमारी कॉस्ट है वो डिमिनिशिंग कौन कौन से स्टेट्स पर हो सकती है, कॉस्ट डिमिनिशिंग कब होगी, बताओ भाई कौन करेगा सॉल्व। पहले कॉपी में ही कर लो, दिमाग लगाओ। नहीं, मैंने बोला हम क्या पढ़ रहे हैं, चाहे एलएसी हो चाहे एलएसी हो चाहे शॉर्ट रन कॉस्ट हो, करना तो इसी के थ्रू ही होता है। रिटर्न्स टू फैक्टर्स और रिटर्न्स टू स्केल्स देखते हैं, और वो इसी से पता चलेगा जब तुम निकालोगे, और क्या निकालोगे वो मैं बताऊंगी नहीं। आओ आओ। लिखते हैं फर्स्ट, एम पी है ये, एम सी नहीं है ये। खुद के मैंने वो करना था। नहीं समझ में आ रहा, वो तो है। वंश बिल्कुल ब्लैंक बैठा है। तो पढ़ा तो रही हूँ मैं, किस लिए पढ़ा रही हूँ ये, टीपीएमपी नहीं पढ़ाया, चैप्टर 3 यूनिट 1। आप भी नहीं पढ़ोगे ना तो 10 मार्क्स गवाओगे, बता रही हूँ मैं ये। कल बताई थी, कल बात किस तुम लोगों ने रिपीट नहीं की थी क्लास में। तुम्हारे 10 चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स में, 100 मार्क्स का पेपर है, कितनी बैठी वेटेज ईच चैप्टर। और अगर तुम्हारा कोई चैप्टर में कम मार्क्स, कम पोर्शन में अगर आ रहा है ना पेपर में, तो वो दूसरे चैप्टर का पोर्शन बढ़ा देगा। और डिमांड और सप्लाई, टोटल ये प्रोडक्शन और कॉस्ट, इसे मिला के 20 से 25 नंबर का पेपर आता है। मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ बात, तुम्हें बहुत रैंडम बात है ये। तुम ये देखो तुम्हारी बीसी के हट चुकी है, जब बीसी के थी ना तो बैलेंस बन जाता था कि 50 मार्क्स की ही इकोनॉमिक्स आने वाली है, बीसी के है नहीं अब। एक जनरल एजम्पशन में तुम्हें बता रही हूँ, इकोनॉमिक्स में अगर मेहनत नहीं करोगे और तुम ये सोचोगे कि भाई लॉ में भी अब क्यों मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि इंग्लिश हट गई है, पहले बीसीआर थी जो बचा लेती थी बच्चों को। कुछ भी नहीं है, ये निहाल और दिशा बैठे, निहाल के अटेम्प्ट में भी नहीं थी शायद, नहीं थी, तुम्हारे में भी नहीं थी, नहीं थी। अच्छा, मेरा सही टाइम पे निकल गया था, मजाक से हट के मैं खुद बता रही, मैं तो लॉ में मेरे लग जाते, क्योंकि लॉ में नंबर आते ही नहीं है। मजाक से हटके ये बात है तुम लोगों के लिए, फाउंडेशन भी है, इन्होंने बहुत टिपिकल कर दिया है इसीलिए, क्योंकि पहले इंग्लिश बचा लेती थी और इकोनॉमिक्स में बीसी के बचा लेती थी, और अब दोनों ही हट गई हैं। अगर इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर भी छोड़ा, मैंने उस दिन बताई थी कितने मार्क्स छोड़ के जा रहे हो तुम, कि तुम अपने आप को इवैल्यूएट 90 मार्क्स में से करना। फिर खुद देखो 10 चैप्टर्स है, कुल 10 चैप्टर्स है, उनके अंदर स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। और मैंने जब ये कॉस्ट यूनिट स्टार्ट की थी, मैंने तभी बोला था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, बोला था या नहीं बोला था, क्योंकि पेपर में आता ही आता है। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, अभी याद है यू शेप्ड कौन सी है और इन्वर्टेड एस कौन सी है, ये याद है, वहां जाके ब्लैंक हो जाते हैं, ब्लैंक। इसलिए इन चीजों को नहीं समझोगे ना तो वो लॉस ही है और कुछ नहीं है। इसलिए वंश तुम्हारे लिए स्पेशल एडवाइस है, व्यूज बिल्कुल फ्री है तुम लोगों के लिए, हाँ या ना, ऐप पे जो व्यूज हैं वो फ्री है, कितने भी देख सकते हो, हाँ या ना। तो वंश घर जाके मेरी मान के प्लीज प्रोडक्शन और कॉस्ट के चैप्टर्स के लेक्चर्स दोबारा देखना। जिसको नहीं समझ में आ रहा ना क्लास में कोई कॉन्सेप्ट, उसे घर जाके दोबारा देखो, दोबारा देखने में कोई बुराई नहीं है भाई, मैं भी देखती हूँ 2-2 3-3 बार देखती हूँ एक ही कॉन्सेप्ट को,
क्यों देखते हैं हम? ताकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठा ना तो पेपर में कुछ नहीं कर पाओगे, रटने से पेपर होगा ही नहीं, ये मेरी अजम्पशन है। बाकी तुम लोगों ने अगर करा है कभी ऐसा मुझे नहीं पता, बट रटने से मेरा पेपर तो कभी भी नहीं हुआ, मैं पेपर में जाके ब्लैंक हो जाती हूँ और कुछ नहीं होता। इसलिए जितना तुम अपने दिमाग में, और ये आगे तक के लिए है, इंटरमीडिएट भी फाइनल भी, क्योंकि हर चीज ना प्रैक्टिकल बेस पर है। जब तक तुम कॉन्सेप्ट नहीं बिठाओगे अपने दिमाग में, जब तक वो चीजें इवैल्यूएट तुम नहीं कर पाओगे। भाई देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो रटनी पड़ती हैं, कुछ चीजें, फॉर एग्जाम्पल ये एल शेप्ड वाला पॉइंट जो था, रटना वाला पॉइंट आ गया, हाँ या ना? और ये चीज मैंने पहले बता दी थी, जब मैं करवाती हूँ ऐसी चीजें मैं पहले बताती हूँ कि ये चीज तो रटनी है। ये तुम्हें समझ में आएंगी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एग्जाम्पल ऐसे फ्रेम्ड ही नहीं है जो कभी समझ में आए, क्लियर है? लेकिन जो चीजें रटने वाली नहीं है, भाई हर चैप्टर में तो नहीं आ रही, फर्स्ट चैप्टर में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी ना जो रटने वाली थी, हर चीज में कॉन्सेप्ट्स थे, हाँ या ना? सेकंड चैप्टर में भी 2 क्वेश्चन थे, 2 या 3, मैक्स टू मैक्स 3, और अभी इस चैप्टर में भी कितना आया है? बस एक ही क्वेश्चन आया है। प्रोडक्शन में भी कोई चीज हमारी नहीं थी क्या? बाकी पूरा 99% का चैप्टर तुम रट के कर सकते हो, टेस्ट में ही भूल जाओगे। और अभी तक तुमने टेस्ट भी नहीं दिया कोई, ये लोग एक एक बार टेस्ट देके बैठे हैं इकोनॉमिक्स का, कि एक्चुअल में आंसर तो लगेगा वो है, बट आंसर होता नहीं है वो, हुआ था नहीं हुआ था, ये होता है। क्योंकि मैंने ये चीज स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि इको के पेपर में, मैथ्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव है, इजी है। क्यों है? आईसीआई इतना फुद्दू दिख रहा है क्या तुम लोगों को कि वो तुम्हें इजी पेपर बना के देगा? लग रहा है तुम्हें इतना फुद्दू है? वो नहीं है, खेल जाएगा वो। सारे पेपर इजी बनाए थे इंटरमीडिएट के, कल एफएमएसएम का पेपर था, फाड़ दी बच्चों की, लिटरली फाड़ दी बच्चों की। कोई एक बच्चा खुश नहीं आया पेपर देके कल, और लास्ट पेपर वाले दिन सब खुश रहते हैं, कोई खुश नहीं था। सब क्या बोल रहे हैं? दोबारा एसएम की बुक खोलनी शुरू कर रहे हैं भैया हम तो बैठ के। और जबकि इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ होल सी इंटरमीडिएट है वो, इजीएस्ट, यानी कि जो चीज इजी है ना, आईसीआई उसको तोप बनाता है 1 सेकंड में, ऐसे लगती है उसे मिनट। लिटरल की बात बता रही हूँ मैं तुम्हें, मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं मल्टीपल हर चीज के, इसलिए मुझे एक एनालिसिस है, और पेपर स्टडी भी बहुत किए हैं, इन लोग के भी किए थे। बात वो नहीं है कि अगर मैं तुमसे बड़ी हूँ ना, मैं एक्सपीरियंस में तुम्हें कुछ बता रही हूँ तो उस चीज को समझो। अगर मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ ना कि लेक्चर्स को देखो, तो इस चीज का प्रोडक्ट तुम्हें दिखेगा आगे जाके कि हाँ दीदी ने बोला था इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। मुझे तुम्हारे इसमें कंसाइनमेंट आता था, अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग हो गया है शायद से अकाउंट्स में, हाँ या ना? चैप्टर है अकाउंट्स में एक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के नाम से, डिपार्टमेंटल है शायद से, हाँ। और कंसाइनमेंट पहले था, अब डिपार्टमेंटल हो गया है। कंसाइनमेंट हट गया, उसकी जगह डिपार्टमेंटल आया था शायद से, नहीं आया? शायद उनके में तो है। तो कंसाइनमेंट हमारे टाइम पे सीए में भी था, क्लियर? मैं तुम्हें एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ। भैया से पूछा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरे को कंसाइनमेंट आता ही नहीं था, आता ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया था। सेकेंड अटेम्प्ट में जब यहाँ कंसाइनमेंट चल रहा था, उस टाइम पे मुझे डेंगू हो गया था और मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में, तो मेरा कंसाइनमेंट के 2 लेक्चर्स छूट गए थे। लेकिन वो 2 लेक्चर्स फिर भी मैंने, मतलब भैया ने, ऐसा होता है ना रिपीट करते रहते हैं क्लास में भैया कॉन्सेप्ट, तो मेरे हो गए थे, बट स्टिल मेरे ऊपर से गया था। क्यों? क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था कंसाइनमेंट पहले ढंग से, हाँ या ना? मैंने क्या किया, मैंने घर जाके भैया की वीडियोस को 2-2 बार देखा, 2-2 बार। लगेगा टाइम वेस्ट है, 100% लगेगा टाइम वेस्ट है, लेकिन जब पेपर में दिखता है ना 10 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा लगता है वसूल हो गए वो 2 दिन। सीरियसली बता रही हूँ ये बात मैं। और तुम्हें लग रहा होगा कि दीदी अभी बोल रही हैं, ठीक है सुन लेंगे नहीं सुनेंगे हमारे ऊपर है, हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ये है वो। मेरी भी थिंकिंग यही थी, झूठ नहीं बोल रही। लेकिन जब एक बार फेल हुई ना, तो सेकंड अटेम्प्ट में सारी बुद्धि वापस आ गई थी। और मैं तुम लोगों का फेस अभी 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 जी कर आई हूँ, ठीक है? इसलिए तुम लोगों को बेस्ट तरीके से बता पा रही हूँ। मेरे को 2 साल भी नहीं हुए वो फेस अभी पूरा कंप्लीट किए हुए, 2 साल तो हो गए शायद पूरा फेस वो कंप्लीट करे हुए, ठीक है? तो अगर वो 2 साल का एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ ना शेयर कर रही हूँ ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम यही चीजें विवेक भैया से पूछोगे तो वो उनका टाइम बहुत पुराना था, सीपीटी चलता था, नहीं समझ में आएंगी चीजें। कन्हैया भैया के टाइम पे भी शायद सीपीटी ही था, फाउंडेशन नहीं था।
या शायद था, नो आइडिया। बट द थिंग इज कि अगर मैं तुम्हें कोई चीज बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ताजी ताजी बता रही हूँ, अभी अभी जो मेरे साथ घटी है घटनाएं, और एक्चुअल में बता रही हूँ। फेल के एग्जाम्पल 2 बैठे हैं तुम्हारे पास, कैसा लगता है वो बताएंगे। अभी लग रही है कि मेहनत नहीं कर रहे, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा। मैं हर क्लास में बोलती हूँ कतई नहीं होगा। ये 12th नहीं है, कुछ भी लिखाओगे और मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज 10वीं बार बोल रही हूँ मैं क्लास में। एक्चुअल में ये 12th नहीं है। और सीए और बीकॉम तुम कह रहे थे ना सेम ही हुआ, अलग इसीलिए ही है। उड़ा देते हैं बच्चे को ऐसे ही। वो 99 मार्क्स पे भी रहम नहीं खाते, 199 पे बच्चों को फेल कर देते हैं वो। तुम सोच रहे हो तुम पे ऐसे रहम खा लेंगे? 199 पे भी बच्चे फेल होते हैं, सुनी होंगी इतनी बातें तो। जर्नी में घुसने से पहले सुनिए, नहीं सुनिए? नहीं देते, नहीं देते। यश है मेरा फ्रेंड, फर्स्ट अटेम्प्ट में, पता है निहाल, ये तो लॉ में 39 मार्क्स थे अगले के, 39, और उसका एग्रीगेट बना हुआ था। नहीं देते। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैं 196 पे फेल थी, पूरे पास थी मैं। एक में तो 50 से ऊपर मार्क्स थे। लिख कर आया होगा वो कुछ ना कुछ पेपर में, ऐसा तो है नहीं। कौन बता रहा है ग्रेस दिया? आईसीआई बता रहा है? लिखा है कि ग्रेस है? पता नहीं यार, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मिलता ना, कभी मेरे साथ ऐसा लिटरली हुआ। सीरियसली मेरे को इस चीज का आइडिया नहीं है, बट नहीं होता। मैं 196 पे फेल थी यार, मुझसे पूछो ना कि गम क्या था साला। वो मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लिखाती, कुछ भी लिखाती तो मार्क्स मिल जाते। सीरियसली मैं बता रही हूँ, बहुत दुख होता है बाद में, बहुत दुख होता है। अभी तो सुन सुन के लगता होगा, क्योंकि हमने ना इससे पहले लाइफ में कभी फेलियर फेस नहीं किया। किया है तुम लोगों ने? 12th तक कभी फेलियर फेस नहीं करते हम, और 12th के बाद जब एकदम से फाउंडेशन देते हैं, एकदम से फेलियर आता है, ऐसा हो जाता है अपनी नजरों में गिर जाते हैं। सीरियसली बता रही हूँ, ये फीलिंग मेरी थी ये, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार फेलियर फेस किया था, पहली बार। और अब तो अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल लिख के देते हैं, हमारे टाइम पे तो पास फेल लिख के देते थे, वो फेल ही फेल चलता था बस, मेरे दिमाग में 4 अक्षर घूमते थे। और मैं इतनी पागल हो गई थी, मैंने अपनी मार्कशीट को वॉलपेपर बना लिया था, अपने स्टडी एरिया पे मार्कशीट बड़ी सी लगा ली थी कि उसे ही देख देख के, और मैं पढ़ूंगी तो ही मैं पास होंगी, और ये और वो। और पता है जब रिजल्ट आया ना सेकेंड अटेम्प्ट का, मेरे हाथ कांप रहे थे। क्यों? दोबारा से फेल ना आ जाए, बस दोबारा से FAIL ना दिखे। और जब वो खोला, तुम यकीन नहीं मानोगे, मेरी नजर मम्मी मेरे पीछे बैठी थी, मैंने खुद देखा भी नहीं, मम्मी को दिया, और इतने में भैया का फोन आया। फिर मैंने सुना भी कब, जब मम्मी ने भैया को बताया कि हाँ भैया ये पास हो गई है, मैंने तब तो वो पास सुना है। जो वो वीडियोस दिखाते हैं ना रिजल्ट के रिएक्शंस की यूट्यूब पे, वो रियल रिएक्शंस होते हैं, रियल जिसे कहते हैं। सीरियसली बता रही हूँ मैं ये, बिल्कुल रियल होते हैं वो। लोगों को लगता होगा फेक है, तुम्हें भी एक बार को लगता होगा कि यार इतना कौन उछलता है एक रिजल्ट आने पे, लगता होगा। वीडियोस देख के देखिए कभी, वो वीडियोस रिएक्शंस वाली सीए के रिजल्ट के रिएक्शंस, कभी तो लगता होगा फेक कर रहे हैं, वीडियो के लिए कर रहे होंगे। वो नहीं होता, वो अंदर से निकलता है। जब मेरे पास देखा था ना, बाय गॉड मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, रिजल्ट का टाइम था 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, 3 बजे आएगा, फिर शाम को आता है 7:30 बजे। तुम सोचो 7:30 बजे तक टाइम काटना कैसा भारी हुआ होगा, सुबह से लेके एंड तक। और मैं जब भी बिल्कुल मंदिर के आगे, अपने घर के मंदिर के आगे बैठी हूँ, और मैं एक ही चीज, भगवान जी बस पास करा देना, चाहे लाइन पे करा देना, चाहे 201 पे करा देना, बस पास करा देना, बस पास करा देना। और वो जब रिजल्ट खोला, बाय गॉड आंसू आ गए थे आंखों से, और मुझे तब लगा कि यार ये फेक नहीं होते रिएक्शन, एक्चुअल में आंसू आते हैं पास देख के, क्योंकि इतनी मेहनत हमने करी होती है। और जिसका पहली बार में क्लियर होता है ना, उसके नहीं आते। सीरियसली है ये बात, एक नहीं आते।
वो सिर्फ खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो वो फिर से वही है ना, नॉर्मल। पास ही तो होते आ रहे थे, अब तक भी तो पास ही तो हो गए। नॉर्मल रहती है उनके लिए, साइकिल नॉर्मल है। बट जो एक बार फेल होके फिर पास होता है ना, उसका जो रिएक्शन होता है, बाय गॉड देख के आंसू आ जाते हैं। सीरियसली बता रही हूँ मैं बात तुम्हें, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये जो तुम्हारे साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बट द थिंग इज, अगर तुम मेहनत अभी नहीं करोगे ना तो नहीं चलेगा काम। अगर तुम्हें कोई, ये ऐसी चीज यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है, क्लास में तुम लोग तो ऑफलाइन बैठे हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, घर जाओ उस वीडियो को दोबारा देखो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ये नहीं कि सिर्फ इकोनॉमिक्स, होता है अकाउंट्स में भी होता है कि बहुत बार होता है हम नींद में चले जाते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट ऊपर से निकल जाता है। बहुत बार होता है, बहुत रैंडम है ये चीज, मेरे साथ भी होती है, मेरे तो इंटरमीडिएट में भी होती है ये चीजें। बट द थिंग इज कि अगर वो नहीं समझ में आ रहा ना, तो यू शुड हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें वो चीज समझ में आए। क्योंकि एक चीज ये हमारी साइकोलॉजिकल थिंग है या क्या है, बट जो चीज हम छोड़ के जाते हैं ना, वो पेपर में जरूर आती है। ये होता है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मैं एडवांस अकाउंट्स के पेपर में 2 एएस छोड़ के गई थी, 22 और 19, एएस 22 और एएस 19, और उन 2 एएस में से 25 नंबर का पेपर आया था मेरे अटेम्प्ट में, 25 नंबर। और अगले अटेम्प्ट में उसी को घोट घोट के किया और आया ही नहीं, आया ही नहीं। जबकि एएस 22 का क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, पहला क्वेश्चन आता ही आता है, हर अटेम्प्ट में दिखता है, इस बार आया ही नहीं। सीरियसली बता रही हूँ मैं ये चीज, जो चीज तुम छोड़ के जाओगे, अब भी बता रही हूँ, तुम्हें मेरी बात याद आएगी पेपर के टाइम पे, तुम एक चीज छोड़ के चले जाओ, वो चीज तुम्हें पेपर में दिखेगी ही दिखेगी, गारंटीड होता है ये। और नहीं दिखी तो वो तुम्हारा गुड लक है, मेरा तो गुड लक मेरे साथ कभी नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जो मैं तुम्हें ये सब मैं बता पा रही हूँ ना, ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, वहां पे भी ये चीजें बहुत सुनी है, बहुत सुनी है। एक सर है, मैं क्लास से भटक रहे हैं हम थोड़ा सा, बट ये चीज मुझे बतानी बहुत जरूरी है। एक सर थे, वहां पे मिले थे हमें कॉन्फ्रेंस में, जो बताई थी ना सीए की कॉन्फ्रेंस होती है, एनुअली कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे एक सर मिले थे, वो ऑडिट के टीचर हैं, बहुत पुराने टीचर है, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा, बहुत पुराने टीचर है वो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, जैसे अब देखो मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है। उन्होंने अपने वो, जैसे होता है कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि बड़े बड़े सीएस आते हैं और वो तुम्हें अपनी जर्नी बताते हैं, तुम उनसे क्वेश्चंस पुट ऑन कर सकते हो, मतलब वो तुम्हें इन हर चीज बता देते हैं कि सीए की जर्नी कैसी दिखती है, क्लियर है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि जब मेरा पेपर था इंटरमीडिएट का, तो मैंने ऑडिट पढ़ी ही नहीं थी, मतलब 20 दिन बचे हैं एग्जाम्स में और मैंने ऑडिट पढ़ी ही नहीं थी। तो मैंने अपने दोस्त को फोन किया कि मैं भाई पेपर दे ही नहीं रहा, मतलब मैं इंटरमीडिएट के एग्जाम्स दे ही नहीं, जब मेरा इतना वास्ट सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो मैं पेपर क्यों दूं, मैं दे ही नहीं रहा। उन्होंने ऐसा हमें बताया कि उनके दोस्त ने उन्होंने क्या बोला कि एक कोई बुक बताई थी उन्होंने कि एक बुक आती है, वो बुक खरीद के लेके आ। सर वो बुक खरीद के लेके आए, हाँ। उनके दोस्त ने बोला कि जय बजरंगी बोल, एक क्वेश्चन पे सर्कल कर, पन्ने पलट रैंडमली, फिर जय बजरंगी बोल, एक क्वेश्चन पे सर्कल कर, फिर जय बजरंगी बोल, एक क्वेश्चन पे सर्कल कर। उन्होंने ऐसे 20 क्वेश्चन पे सर्कल कर लिए। उनके दोस्त ने बोला कि बस इन 20 क्वेश्चन को करके चले जा, तू पास हो जाएगा। उन्होंने करके गए, वो वही करके गए, बस 20 क्वेश्चंस जैसा वो बताते हैं। और उन्होंने बोला कॉन्फ्रेंस में कि उनके 98 मार्क्स आए थे ऑडिट में, हाँ। और वो ऑल इंडिया रैंक 1 से सिर्फ एक पोजीशन पीछे थे। तो उन्होंने मेंटालिटी अपनी ये बना ली थी कि ऑल इंडिया रैंक रहेगी 1 तो मेरी ही, क्योंकि मैं बिना ऑडिट पढ़े पास हुआ हूँ, क्लियर है। वो होता है गुड लक। उन्होंने डिस्क्लेमर में पहली मेंशन कर दिया कि अपने साथ ऐसा मत करना, कभी कभार ही चलता है लक। पता चला मेरी सुन के तुम भी यही कर रहे हो, जय बजरंगी एक क्वेश्चन टिक, ये बकायदा बोली थी उन्होंने बातें ये। और तुम खुद सोचो कि लक देखो तुम उनका, 20 क्वेश्चन पढ़ के गए और 98 मार्क्स इन ऑडिट, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। पास होना ही बहुत बड़ी बात है यार ऐसे करके तो, सीरियसली। और ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है लॉ से भी गंदा, लॉ में तो फिर भी तुम सेक्शन एक बार को याद नहीं करोगे काम चल जाएगा, ऑडिट में ऐसी एसेज होते हैं, अगर तुम्हें वो याद नहीं आए ना, बेड़ा गर्क। बच्चे पूरे 100 नंबर के पेपर अटेम्प्ट करके आते तब जाके उन्हें 30-35 नंबर मिलते हैं ऑडिट में, सीरियसली। और मुझे भी इतनी चीजें पता नहीं थी, इतने लोगों के साथ बैठना उठना है, बातें होती हैं, पता चलती हैं,
तो इसलिए पता चल जाती है। और ये हकीकत की बातें हैं। तुम्हें लिटरली लग रहा होगा कि पढ़ाई से बहुत भटक रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये लेसन अभी तुमने समझ लिए, मैं कह रही हूँ तुम बहुत आगे जाओगे। नहीं समझे, बकवास लोगे, कहीं ना कहीं दोबारा ये लेसन आगे जाके सुनने पड़ेंगे। मैं नहीं सुनाऊंगी उस टाइम पे, कोई और सुना रहा होगा। हकीकत की बात है ये, मैंने इग्नोर करे, मैंने 3 बार भी सुने हैं फिर दोबारा। बता रही हूँ मैं तुम्हें बात, मैंने अपने फाउंडेशन के अटेम्प्ट में किसी की नहीं सुनी थी। मुझे ऐसा था कि आज तक भी तो पास होके आई हूँ, 95% ही तो आते हैं हर बार, क्या है ये, हो जाऊंगी बस। और मैं क्या हुई, फेल। आज भी पड़ा है स्क्रीनशॉट उस रिजल्ट का जो मोटिवेट करता है मुझे। हकीकत की बातें हैं ये, हकीकत की। और ये अभी समझ में नहीं आएंगी, बट हाँ समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएंगी। आगे चले अब हम, चले। ये क्वेश्चन समझ में आया, नहीं आया? ये एमपी है, यहाँ तक है स्टेज 1। स्टेज 1 यहाँ तक है आकर, यहाँ पे डिक्रीजिंग आ रहा है, 20 से 18 हो गई ना, यहाँ तक बढ़ रही है, यहाँ पे घट रही है। वो कांस्टेंट वाला फेस अलग होता है, यहाँ कांस्टेंट की तो यूनिट ही नहीं डाली मैंने। हाँ हाँ, मैंने बोला कोई भी करो वो इससे पता चलता है, एमपी से। अगर नेगेटिव जाता है तो होता है रिटर्न्स टू फैक्टर। हाँ, फैक्टर में, स्केल में तो स्टेज 3 डिमिनिशिंग होती है, स्टेज 2 कांस्टेंट होती है। अब तो मुझे एक चीज बताना, नॉर्मल क्वेश्चन भाड़ में क्या, रिटर्न टू फैक्टर, रिटर्न टू स्केल। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट से रिलेट कर रहा है, चाहे फैक्टर हो चाहे रिटर्न हो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो आंसर किसका देना है, कॉस्ट का देना है। क्लियर है बात? अब तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज। अब यहाँ पे मैंने बोला डिमिनिशिंग कॉस्ट कब होगी, जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर या रिटर्न्स टू स्केल होंगे, यानी कि ये वाले पॉइंट्स पे क्या होंगे हमारे, डिमिनिशिंग कॉस्ट होंगी। तुम्हें एग्जाम में कैसे पूछेगा, ये दे देगा, टीपी दे देगा, और तुम्हें बताएगा कि कौन से उसमें कॉस्ट डिमिनिशिंग होगी, तो तुम्हें क्या मार्क करना है, ये वाला ऑप्शन मार्क करना है। तुम्हें अलग अलग ऐसे नंबर्स के बस कॉमा लगा के, नहीं तो 4 नंबर्स दे दी, 4 नंबर्स फिर 4 नंबर्स ऐसे देगा, तो तुम्हें वो करेक्ट नंबर मार्क करने होंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा, और ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी है, और ये एग्जाम क्वेश्चन भी है, आ चुका है एक बार अटेम्प्ट में। लिखना है तो इसके एग्जाम्पल को लिख लो, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। तुम्हें लग रहा होगा कि सीधे आ जाएंगे, नहीं आएंगे। और अभी एक क्वेश्चन बच रहा है हमारा टोटल कॉस्ट वाले चैप्टर का, जो मैंने बोला था पिछली क्लास में हुआ नहीं था। चलो आगे, चलो चल दूं आगे, लिख लिया ना दोनों ने? हेडिंग डालो शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट क्या होता है, नाम से क्या पता चल रहा है, बिजनेस बंद करना है। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ यहाँ पे, हमारा प्राइस है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो है हमारा 10 रुपए। क्लियर है? सबको क्लियर है? मैंने बोला मेरा जो एवीसी है वो है एग्जाम्पल पे 5 रुपीज, और जो मेरा एएफसी है वो है फॉर एग्जाम्पल मेरा हम कह सकते हैं यहाँ पे 6 रुपीज। मेरा एसी कितना आएगा, 11 आएगा। क्या मुझे बिजनेस बंद कर देना चाहिए? हाँ, नहीं, यहाँ पे लॉस वाला पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पे बस बताओ बंद कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। अच्छा, और करना चाहिए, करना चाहिए। मैंने बोला ये मेरा प्राइस है कितना, 10 रुपए। ये क्या है, मेरी एवरेज कॉस्ट है, कितनी कितनी, 11 रुपए। एक पॉइंट अब यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे हमें बिजनेस बंद नहीं करना है। पहले तो लिखो बड़ा बड़ा नो। क्यों? क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं ना शट डाउन करने के लिए, तो हम ऑलवेज वी हैव टू कंपेयर ए वी सी एंड नॉट ए सी। हमें ए बी सी को कंसिडर करना है, ए सी को कंसिडर नहीं करना। क्लियर है?
इसलिए आंसर इसका क्या होगा नो, क्योंकि मेरी ए बी सी तो वो तो छोटा